हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास फ्राइडे का खास प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। इस प्रोग्राम में हम हफ्ते भर की जो भारत के पड़ोसी मुल्क हैं उनकी खबरों पर नजर डालते हैं, उसका जायजा लेते हैं और आपको ये अंदाज हो जाए कि जो दूर देशों की खबरें हैं वो तो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्कों की भी खबरें आप तक पहुंचती रहनी चाहिए। इसके लिए सैयद अली मुश्तबा साहब पूरे हफ्ते खबरों पर नजर रखते हैं। आप चेन्नई में रहते हैं, एमजीआर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, जाने माने राइटर हैं और अभी पिछले दिनों ब्रिक्स के सिलसिले में भी कोई एक कॉन्फ्रेंस वहां पे हुई है, उसमें काफी सरगर्म आपने हिस्सा लिया है। आज हम जिन खबरों पर बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान से मुताल्लिक कई खबरें हैं। उसमें मुल्क के अंदर की बेहतर होती हुई सिक्योरिटी का भी जिक्र है और यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये जो अभी अजरबैजान में बाकू में जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक बड़ी रकम अफगानिस्तान को देने की बात की गई है। इसके अलावा चीन, पाकिस्तान, रूस, ये सब अफगानिस्तान के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। इन सब पर हम बात करेंगे अफगानिस्तान से मुताल्लिक। उसके बाद हम चलेंगे पाकिस्तान। वहां से एक बुरी खबर है, उसमें बताया जा रहा है कि 50 लोगों को कत्ल कर दिया गया बस से निकाल करके। उनको शिया बताया जा रहा है, जो वहां अब से पहले भी कई ऐसे वाकयात होते रहे क्वेटा के आसपास। वहां अब ये किसी दूसरे इलाके में ऐसा वाकया हुआ, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे श्रीलंका की खबरों की, बांग्लादेश की खबरों की, पाकिस्तान की कई खबरों की। खासतौर पर बांग्लादेश ने हमसे, भारत से यानी शेख हसीना को वापस मांग लिया है और पाकिस्तान से वो रिश्ते बेहतर कर रहा है। पाकिस्तान का एक समंदरी जहाज कुछ सप्लाईज लेकर के बांग्लादेश की बंदरगाह चिटागोंग पहुंच गया है। तो ये कई खबरें हैं, इन सब पर हम बात करेंगे। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अफगानिस्तान की खबरें बताइए, क्या कुछ है, क्योंकि अफगानिस्तान से जो खबरें आती हैं उसे लोग बहुत ही तवज्जो से सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तालिबान की सरकार, वो सरकार जो अभी तक इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन नहीं दिया गया, लेकिन वो अपने आप को दिन ब दिन मजबूत कर रही है। क्या कुछ खबर है अफगानिस्तान से? जी, बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। मेरे सामाईन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज हम जो पहली खबर शुरू कर रहे हैं वो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो कि बाकू अजरबैजान में हो रहा है। हम लोगों ने पिछली बार इस खबर को जो है मतलब वाज़े तौर पर अपने प्रोग्राम में लिया था और उस प्रोग्राम में ये कहा था कि अफगानिस्तान के जो बढ़ते रिश्ते हैं दुनिया के साथ, अब क्लाइमेट जो समिट चल रही है, क्लाइमेट के ऊपर जो कि कॉप कहलाता है, और वो समिट जो है वो अभी वहां मतलब अजरबैजान में हो रही है। उसमें पहली बार जो है वो अफगानिस्तान को बुलाया गया था, क्योंकि देखिए अभी तक जो है वो दोहा में तो आ जाते हैं, रशिया चले जाते हैं, चाइना चले जाते हैं, लेकिन कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में उनको मतलब बुलाने के लिए कोई जहमत नहीं करता है और उनको जो है एक दूरी रखता है कि आप जो है कम्युनिटी ऑफ नेशन में है नहीं। तो अब उन्होंने, पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अफगानिस्तान को बुला लिया। अब उसके आगे जो खबर आज की है कि अब यूनाइटेड नेशन ने $19 मिलियन का एक कमिटमेंट किया है अफगानिस्तान के लिए, जो कि उन्होंने ग्रीन क्लाइमेट फंड के नाम से रिलीज करने वाले हैं। और अभी वहां पे बातचीत चल रही है और अगले महीने या 1 दिसंबर के, जनवरी के आसपास ये फंड्स जो हैं वो डायरेक्टली यूनाइटेड नेशन जो है वो अफगानिस्तान को देगी और वो तालिबान को नहीं देगी, बल्कि वो प्रोजेक्ट जो यूनाइटेड नेशन है वो खुद लगाएगी यहाँ अफगानिस्तान के अंदर, और वो फंड फ्लो होंगे यूनाइटेड नेशन से अफगानिस्तान के अंदर। तो ये ग्लोबल जो है इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए ये फंडिंग हो रही है। और 1 करोड़ 90 लाख डॉलर दिए जाएंगे अफगानिस्तान में, जो प्रोजेक्ट लाए जाएंगे 1 करोड़ 90 लाख। जी, उसमें $10 मिलियन जो है वो उनके फॉरेस्ट लगाने में होंगे, वेस्टलैंड वगैरह को लगाने में होंगे, और इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह की चीजें जो है वो जो कि क्लाइमेट चेंज को रोक सकती हैं उसके लिए होंगे।
और 8.9 मिलियन जो है वो वहां पे कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए जो है वो लगा जाएंगे, जो कि गरीब लोग हैं, जो कि अभी ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए हैं। तो ये पैसे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, इसलिए कि अफगानिस्तान का जो एक स्ट्रैटेजिक मुकाम है, क्योंकि वहां पे अगर फ्लड्स आ जाते हैं तो वो पाकिस्तान में इफेक्ट होता है, पाकिस्तान के बाद वो इंडिया में इफेक्ट होता है, तो रिपलिंग इफेक्ट है। कश्मीर में आ जाता है फ्लड, यहाँ के इंडिया के पंजाब में फ्लड आ जाता है। उसी तरह से वहां कोई अर्थक्वेक अगर आ जाता है तो उसका भी जो है वो इफेक्ट रीजन में पड़ता है। उसी तरह से मतलब ड्रॉट वहां अगर हो जाता है तो मतलब खेती वहां की जो है वो खराब हो जाती है। तो इसको देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने मतलब ये फंड्स की कमिटमेंट की है कि ये इन्वायरमेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है वो इसलिए कि एक तरफ तो यूनाइटेड नेशन जो है अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, उन्हें अभी जो भी कॉन्फ्रेंस हुआ था न्यूयॉर्क में बुलाया भी नहीं था, वहां गए भी नहीं थे वो, और यहाँ वो जो है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके बाद उन्हें पैसे भी दे रहे हैं। तो ये बढ़ते रिश्ते वर्ल्ड के साथ तालिबान के या ये जो है मतलब इस्लामिक रिपब्लिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान के जो है ये संकेत दे रहे हैं कि किस तरह से इंच बाय इंच जो है वो अफगानिस्तान जो है वो वर्ल्ड के कम्युनिटी ऑफ नेशन में वो अब आहिस्ता आहिस्ता मतलब अब क्लोज तरफ आ रहा है। और जो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है और जो उनके ऊपर वो लगा हुआ है कि हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, अब ये बड़ा दिलचस्प खेल चल रहा है कि एक तरफ तो हाँ भी है, एक तरफ ना भी है, मतलब यही हाँ और ना की बात है। अब क्लाइमेट समिट में वो हाँ कर दिया उन्होंने, यूनाइटेड नेशन में ना कर दिया उन्होंने। तो ये जो मतलब एक तरह से मतलब आंख में चोली का खेल चल रहा है, ये कब तक चलेगा? अब इसका मुझे तो यही लग रहा है कि अब ना की कहानी जो है वो खत्म होने वाली है, हाँ की कहानी जो है चलने वाली है। अब ये कुछ दिनों की बात है कि जब वो जो है यूनाइटेड नेशन और अमेरिका और जो भी कुछ है वो अफगानिस्तान को जो है या तालिबान को जो है वो मतलब सरबराह मान लेंगे। तो यही खबर है, वो उनकी सरकार को एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा, अंदर की सिक्योरिटी, मुल्क के अंदर की सिक्योरिटी के बारे में भी कुछ बड़ी अहम खबर है, खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी वाली, तो वो क्या कुछ है उसकी जरा तफसील बताइए, क्योंकि वो बहुत अहम है। हक्कानी जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर है और मतलब वहां के होम मिनिस्टर हैं, और ये काफी बड़े, और एक बात ये भी कहा जाता है कि पूरी आर्मी जो है वो इन्हीं के कंट्रोल में है, और पूरा इंटेलिजेंस जो है वो एक तरह से, मैं आपको पैरेलल तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि अमित शाह से भी पावरफुल आदमी है, मतलब हमारे यहाँ अमित शाह है होम मिनिस्टर, उससे भी पावरफुल है अफगानिस्तान में, क्योंकि ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट थे अमेरिका के लिस्ट में, ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट थे तालिबान की तरफ से। अब उसके बाद इन्होंने ही जो है इनके पास पूरा जो आर्मी का और ये सब किया हुआ, इन्होंने अब एक जलसा किया था, सेरेमनी किया था, जलसा हुआ था खोस्ट प्रोविंस, तो इन्होंने खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी साहब ने, तो ये टेररिस्ट, ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट और तड़ीपार में आप कंपैरिजन कर रहे हैं, इसका मतलब अब वो जो समझ लीजिए आप, ये उस जमाने में था जबकि अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान में हुआ करता था और ये लड़ाकू फौज में जो है फाइट कर रहे थे, मतलब अगेंस्ट अमेरिकन ऑक्यूपेशन एंड ऑल, ये उस टाइप की कहानी है। अब तो ये गवर्नमेंट में है, तो इनको जो है ये मतलब इंटीरियर मिनिस्ट्री के वो हैं, तो इन्होंने जो है खोस्ट प्रोविंस में बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन किया था अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इसने पूरे अफगानिस्तान को बांध के रख दिया है, और कहीं भी कोई भी जो है मतलब उग्रवादी जो लोग हैं वो मतलब फिर से जो है वो नहीं मतलब आगे आ रहे हैं। तो ये जो है मतलब उन्होंने अपने ही फोर्स को या अपने ही सिक्योरिटी एजेंसी को जो है उन्होंने मतलब तारीफ की उनकी। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो मैं बताना चाह रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि बिल्डिंग और रोड और ये सब तो बन ही जाएंगे, आज नहीं बनेंगे तो कल बन जाएंगे। हम जो है वो ये चाहते हैं कि हम अफगानियों के दिल में अपनी जगह बना लें, अपनी मतलब पकड़ बना लें कि उनके दिल में जो है हम मतलब समझ जाए कि हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं, वो हमसे नाराज नहीं हो। और पहले हम ये चाह रहे हैं कि हम दिल से जोड़ें, जो कि मतलब एक कॉमन अफगान है वो ये समझे कि हाँ ये तालिबान की जो सरकार है ये हमारे हित की सरकार है। वो ये इस बात को उन्होंने मतलब काफी वाज़ेह तौर पे किया है कि ये जो सिक्योरिटी वगैरह है ये तो भाई अफगानियों के लिए है, उनको हम जो है प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है 40-50 साल से जो मुल्क बिल्कुल लड़ाई में और बिल्कुल इसमें जो मतलब ये था, खाली खून रेजी हो रही थी हर जगह,
वो तो कंट्रोल हो गया। तो ये अहम चीज है जो कि मतलब बहुत बहुत अहम है कि ये अवाम का एतमाद हासिल करना चाह रहे हैं, भरोसा हासिल करना चाह रहे हैं, जिसके बारे में शायद वो महसूस भी कर रहे हैं कि अवाम का भरोसा अभी पूरी तरह से नहीं है। लेकिन जैसे जैसे सिक्योरिटी बेहतर होगी, इकोनॉमी बेहतर होगी, करेंसी उनकी काफी मजबूत हुई है, ये कई बार खबरें आ चुकी। अच्छा, अब ये जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, वो भी काफी इंपॉर्टेंट लीडर हैं तालिबान के, उनकी भी कोई एक खबर है जिसका आपने जिक्र किया, क्या है वो? ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इकोनॉमिक अफेयर्स के, वहां पे हर चीज के, इकोनॉमिक अफेयर्स के, पॉलिटिकल अफेयर्स के, इंटीरियर मिनिस्ट्री के अफेयर्स के, वो सब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ही है वहां, सब एक्टिंग ही है, मतलब अडॉक है वहां पे। तो इन्होंने जो है एक डेलीगेशन जो कि इंडिया से गई थी, और आपको मैं बता दूं ये पहला डेलीगेशन होगा जो कि स्कॉलर्स की डेलीगेशन है, ये कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं थे इसमें। तो इसमें इंडियन स्कॉलर, अब कौन थे मैं तो नाम उसमें अभी खबर में नहीं आया है, लेकिन मालूम हो जाएगा कि कौन स्कॉलर है। अब वो स्कॉलर में भी तो वो होता है कि मैं आपसे बड़ा स्कॉलर हूं, आप हमसे छोटे स्कॉलर हैं, लेकिन कोई एक डेलीगेशन जो स्कॉलर का है वो इंडिया से और बांग्लादेश से गया था वहां, और उनको जो है एड्रेस किया था डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक अफेयर्स मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। तो इसमें जो है ये इन्होंने बात की थी इनके साथ कि हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ये तो बहुत अहम चीज है। उसके बाद उन्होंने एजुकेशन की बात की थी स्कॉलर्स के साथ, और उन्होंने ये कहा था कि हम जो है वो मदरसा सिस्टम ऑफ एजुकेशन को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, उसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद नया एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस खोलना चाहते हैं अफगानिस्तान में जो कि और यहाँ एजुकेशन को लेके आए। उसके बाद उन्होंने नया जो है वो कैरिकुलम लेके आना चाहते हैं, मतलब जो अपने सिलेबस में जो पढ़ा रहे हैं और ये कर रहे हैं, और एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर करना चाह रहे हैं। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ट्रेड है, कॉमर्स है, इस तरह की बात उन्होंने की थी। तो इस बात से यही समझ में आ रहा है कि वो अब मतलब वर्ल्ड के कंट्रीज को वो रीच आउट कर रहे हैं इन सब चीजों के हवाले से कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर तवज्जो दीजिए और ये दीजिए। तो अब यहाँ पे बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि ये सब चीज जो बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मतलब जहन में विमेन एजुकेशन की भी तो बात होगी, और ये जब इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब जब हो जाएंगे, तो मुझे यही लगता है कि जो तालिबान का नजरिया है वो लॉन्ग टर्म में जो है वो विमेन को अकोमोडेट करेंगे। शॉर्ट टर्म में जो अमेरिका इम्पेशेंट हो रहा है कि उन्हें स्कूल में बंद कर दिया, उन्हें कॉलेज नहीं जाने दे रहे, उन्हें ये नहीं करने दे रहे, उन्हें नहीं कर दे रहे, तालिबान जो है वो लॉन्ग टर्म व्यू ले रहे हैं विमेन्स के एजुकेशन के लिए, और उनके इसके लिए उन्होंने वो पहले अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वगैरह ले आए, फिर वो एजुकेशन की तरफ जो है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी सारी कैरिकुलम और ये सब चीजें जो है वो देख लें, और फिर उसके बाद जो है वो लास्ट में जो है विमेन को लेके आएंगे। ऐसा मेरा अपना मानना है, वो तो अफगानिस्तान में जो लोग हैं वही जान रहे होंगे कि क्या करना। जी अच्छा, इसके अलावा चीन, पाकिस्तान, रूस, ये सब आपस में बातचीत कर रहे हैं अफगानिस्तान के सिलसिले में, ये क्या कुछ है, जरा इसके बारे में बताएं। देखिए, इसमें ये बड़ी अहम खबर है। बात तो अफगानिस्तान की हो रही है, लेकिन बात इस्लामाबाद में हो रही है। और इसमें अभी पहली जो खबर है कि चाइना के एक एम्बेसडर लेवल के ये थे, उनका नाम है यू जियोंग। ये जो है चाइना से आए यहाँ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और वहां पे उन्होंने पाकिस्तान के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनका नाम है आमिना बलोच, और एक और उनके और सेक्रेटरी हैं उनका नाम है अहमद नसीम वारिक, ये भी फॉरेन सेक्रेटरी हैं। ये वारिक साहब जो हैं ये अफगानिस्तान, वेस्ट एशिया और ईरान इस सब के को देखते हैं, और वो जो है अमीना बलोच है, इनसे गुफ्तगू उन्होंने की है। और उन्होंने कहा कि नेबरिंग कंट्री, क्योंकि चाइना भी नेबरिंग कंट्री है अफगानिस्तान की, पाकिस्तान भी नेबरिंग कंट्री है, तो हम लोग जो है वो ये चाहते हैं कि स्टेबिलिटी पाकिस्तान में बनी रहे, और नेबरिंग कंट्री का ये रोल होना चाहिए कि वो अफगानिस्तान की सिक्योरिटी या इनकी स्टेबिलिटी को जो है वो किसी तरह से मतलब हिलने नहीं दे। तो ये गुफ्तगू उस हवाले से हुई है। और इसके साथ साथ एक और जो ये है कि ये जो चाइना के जो लोग आए थे, इससे पहले बहुत मतलब ये कि वीक के अंदर ही
वो रशिया के एक डेलीगेशन है, एक साहब है, उनका नाम है काबलॉव, ये रशिया के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है अफगानिस्तान के लिए। ये जो है ये इस्लामाबाद पहुंचे थे और ये भी उसी लाइन पे बात कर रहे थे इस्लामाबाद से और पाकिस्तान से कि रशिया पाकिस्तान मिलके जो है वो मतलब अफगानिस्तान की सिक्योरिटी और उसकी जो है मतलब स्टेबिलिटी के लिए जो है वो मतलब वो करें। तो अब इसमें जो है जो एनालिसिस यहाँ पे सामने आ रही है वो ये कि चाइना, पाकिस्तान और रशिया ये अफगानिस्तान को अपने कैंप में ले जाना चाह रहे हैं और ये बिल्कुल अमेरिका के बरखिलाफ है। अमेरिका का जो है वो बहुत हाई स्टेक्स है अफगानिस्तान में। तो अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका ये तीनों मिलके अफगानिस्तान को अपने कैंप में लेना चाहता। तो ये सब जो प्रिपरेशन अभी हो रहा है कि रशिया और चाइना और पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपने कैंप में ले और अमेरिका, इंडिया और पाकिस्तान जो है वो मिलकर करके अफगानिस्तान को अपने कैंप में ले। तो ये एक दिशा जो है वो एक समझ में आ रही है कि इस लाइन पे जा रहा है, क्योंकि अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान को इतनी आसानी से फिर से रशिया के गोद में जाने नहीं देगी। इतनी लंबी वॉर उसने देखा है, इतना लंबा वॉर, ये पूरा जो जिहाद हुआ है वहां पे अफगान जिहाद अमेरिका ने, और आप उसके बारे में कहानी बोलते रहते हैं, वो उनकी हिलरी क्लिंटन की और उनकी व्हाइट हाउस में वो रोनाल्ड रेगन के टाइम में ये सब गए थे वहां पर कि ये हमारे लिए है वो है। तो ये खेल अब फिर से शुरू हो रहा है। इसमें अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा कि वो चले जाए रशिया के कैंप में। तो ये एक बड़ा ही मतलब अहम, हम तो आप पत्रकार हैं जैसे। अमेरिका असल में अमेरिका के बारे में बहुत सी चीजें तो सबूत के साथ सामने ही आई हैं, जैसे कि हिलरी क्लिंटन का वो बयान जो कांग्रेस के सामने दिया था जिसमें कहा था कि इन्हें तो हम ही ने तैयार किया था, अब हम उनसे के खिलाफ लड़ रहे हैं। और अब तालिबान को भी यानी सरकार से गिराना और दोबारा सरकार में तालिबान को ले आना, उसमें भी अमेरिका का हाथ लोग कहते हैं, क्योंकि बंद कमरों में जो बात हुई थी उसका तो आज तक भी पता नहीं है, पब्लिक एक्सपोजर क्या है और अंदर से क्या है ये समझना बहुत ही मुश्किल है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है जो अफगानिस्तान का है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूं। पाकिस्तान से एक और खबर जो बलूचिस्तान से है वो क्या कुछ है, वो एक बड़ी खबर है जो आप बता रहे थे। जी, ये बड़ी खबर है, ये आज की खबर है कि 50 शिया लोगों को, ये खैबर पख्तूनख्वा में की खबर है, जो कि मतलब कहीं से कहीं तक वो जो लोकेशन है वहां से ये लोग बस पे जा रहे थे। लोग इनको उतार करके जो गनमैन है उन्होंने शूट कर दिया है। कोई लोग 37 का फिगर दे रहे हैं, कोई जो है 50 का फिगर दे रहे हैं। तो ये शिया किलिंग हो रही है और ये जो है ये सुन्नी शिया की जो झगड़े हैं उसकी किलिंग है। ये भी एक बहुत अहम पहलू है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कि वहां पे ये तालिबान और ये जो कट्टरपंथी जो लोग हैं वो शिया को टॉलरेट नहीं करना चाह रहे हैं। तो अब उसके हवाले से आज बहुत बड़ा मतलब स्टेटमेंट में आया है शहबाज शरीफ का, और शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम जो है वो फुल ऑल आउट आर्मी अटैक करने वाले हैं बलूचिस्तान के ऊपर, क्योंकि बलूचिस्तान जो है वो अभी, ये खैबर पख्तूनख्वा की खबर है, ये अलग खबर है। बलूचिस्तान वाले जो हैं, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, जो कि सेपरेट मुल्क चाहते हैं, उनके ऊपर ये अटैक करना चाह रही है पाकिस्तान विथ आर्मी। और जो अंदर की कुछ खबरें आ रही हैं कि ये मतलब हवाई जहाज से भी, मतलब बाई जेट जो हवाई हमले होते हैं वो भी करना चाह रही है। अब वो क्या होगा वो तो नहीं जानते हैं, लेकिन अब इसमें दो चीजें और आ गई हैं। एक तो ये कि शायद चाइना को भी वो इन्वॉल्व करे। अब वहां पे सोवेरेंटी की बात आ जाती है कि चाइना अपना आर्मी देगा अफगानिस्तान के मतलब पाकिस्तान की जंग में बलूचिस्तान के साथ कि नहीं देगा, पाकिस्तान उनसे हेल्प मांगेगा नहीं मांगेगा। लेकिन चाइना के ओहदेदार ने कहा है, ये खबर आ गई है कि अगर वो ऐसा कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो हम लोग इमीडिएटली उनको जो है जो भी मतलब मदद हो सकती है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री हम देंगे। दूसरा उनका है कि ईरान भी इसमें कूदेगा, और ईरान भी जो है इन सेपरेटिस्ट को, सिस्तान जो है वो जगह बलूचिस्तान में लगी है, वहां पे वो ईरान ऑपरेशन कर ही रहा है इनके खिलाफ।
तो ईरान और चाइना मिलके बलूचिस्तान पर एक तरह समझ लीजिए कि वो बाकायदा हमला करने वाले हैं। अब ये किस दिन अटैक होगा नहीं होगा ये तो गैबी को मालूम है, हमको जो मालूम है वो ये है कि शहबाज शरीफ। जी, आपने पाकिस्तान के उस इलाके का जिक्र किया जहां 50 लोगों का कत्ल हुआ, नॉर्थ वेस्ट जो इलाका है पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान से लगा हुआ है। मुझे पिछले कुछ महीने से खबरें मुसलसल आ रही हैं, जब से ये इजराइल फिलिस्तीन जंग शुरू हुई है, तो पारा चिनार एक इलाका है जो शियों का जो मेजॉरिटी शिया है वहां पर, और उस शहर को, उस इलाके को चारों तरफ से घेरा हुआ है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सऊदी नजरिए से इन्फ्लुएंस वो हैं जो अक्सर शियों के खिलाफ हमले करते रहते हैं। और वो वहां से इस तरह की छन छन के खबरें आ रही हैं मेरे पास, दुबई से, लंदन से। आज मुझे मौका मिला तो इसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि इस इलाके से अब से पहले भी सीरिया में, इराक में लड़ने के लिए लोग जा चुके हैं उसके खिलाफ, दाइश के खिलाफ। और अब उसी नजरिए के लोगों ने इस बस्ती को पूरा घेरा हुआ है ताकि यहां से लोग ना जा सकें। और ये फातिमियून एक ब्रिगेड है जो वहां पर बाकायदा सीरिया में लड़ी थी दाइश के खिलाफ, और ऐसा खदशा है कि यहाँ के लोग इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए जा सकते हैं। तो ये इलाका तकरीबन उसी के आसपास का है। तो वो जो एक नजरिया है ना, जो सऊदी नजरिए के शिद्दत पसंद लोग जो कत्ल को बहुत आसान कर देते हैं कि शियों को कत्ल कर दें, तकरीबन उस नजरिए के लोग हैं। बहरहाल मैं कभी सुन्नी शिया वाले मामले में ज्यादा नहीं जाता, लेकिन ये पिछले कुछ दिनों से खबरें ऐसी आ रही थी। जी, आप अपनी बात आगे बढ़ाएं। नहीं, अब तो फिर अगली खबर की तरफ चलेंगे। ये बिल्कुल था कि पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान के ऊपर जो है वो मतलब एक ऑपरेशन करने वाला, मिलिट्री ऑपरेशन। ये आपको याद होगा कि मुशर्रफ के जमाने में भी इसी तरह का एक बात हुई थी। तो मुशर्रफ ने भी ऑल आउट ऑपरेशन किया था बलूचिस्तान के ऊपर, और उन्होंने, उनके लीडर थे बुख्ती, उनको जो है मार दिया था। वो तो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था, वो किसी सुरंग में जो है वो छिपे हुए थे। उन्होंने तो परवेज मुशर्रफ ने तो इस्लामाबाद में लाल मस्जिद पर भी किया था। जी, वो हमें याद है। अच्छा, चलें अब आगे बढ़ते हैं। आगे बांग्लादेश से क्या खबर है? बांग्लादेश पर कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां पाकिस्तान का शिप पहुंचा है, कहते हैं जब से बांग्लादेश बना है पहली बार। जी जी, ये बहुत अहम खबर है, और इंडिया के हवाले से भी बहुत अहम खबर है कि पिछले 50 साल से पहली बार जो है ये, जब से यूनिट सरकार मतलब जो एडवाइजर गवर्नमेंट जो आई है, इसने इजाजत दे दिया पाकिस्तान के शिप को डॉक करने के लिए सीधा स्ट्रेट यहाँ पे चिटागांव में। और वो शिप जो है पाकिस्तान से चल के, हालांकि वो पाकिस्तान का करियर नहीं है, वो पनामा की जहाज है, जो कि मतलब वहां से लेकर के वो चिटागांव आएगी। उसके बाद फिर उसको आगे जाना है दुबई, यूएई, वहां के भी कंसाइनमेंट है। तो ये कंसाइनमेंट जो कराची से चली थी, ये आकर के ऑफलोड कर दिया इन्होंने बांग्लादेश में, और ये पहला कंसाइनमेंट है जो कि आया। अब इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट है इस पे बहुत मतलब एनालिसिस अपना दे रहे हैं कि ये इंडिया के हक में नहीं है, क्योंकि देखिए पीछे जो है ऐसा हुआ था कि जो भी पाकिस्तान से सामान आता था वो श्रीलंका में या मालदीव्स में या इस तरह जाकर के ऑफलोड हो जाता था, और वहां पे छोटे छोटे वेसल से वो जो है फिर आ जाता था बांग्लादेश। तो ये शिपिंग का जो ट्रेड है या कॉमर्स है या जो एक व्यापार और जो मतलब ये है, ये बहुत बड़ा मतलब एक बढ़ते हुए रिश्ते का संकेत है मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश में। इसके लिए इंडिया भी जो है वो थोड़ा मतलब इसका संज्ञान ले रही है। एक खबर इससे ही रिलेटेड है कि यूनुस सरकार ने जो है वो अनाउंस किया है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बांग्लादेश में आके पढ़ सकते हैं। अब कौन आएगा बांग्लादेश में पढ़ने के लिए वो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उन्होंने ये अनाउंस कर दिया। तो इससे हम ये मतलब उससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये बढ़ते हुए संबंध है मतलब ईस्ट पाकिस्तान के और वेस्ट पाकिस्तान के, अगर आप उस तरह से देखें तो। इसको अभी आज के
मतलब परिप्रेक्ष्य में हम लोग उसको बांग्लादेश और पाकिस्तान कहते हैं। तो इंडिया जो है वो मतलब थोड़ा अपसेट है कि ये हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। और इंडिया को जो मेन खतरा है वो यही है कि कहीं, हाँ एक चीज और है ये शिपिंग के हवाले से, कि यूनिस सरकार ने पहली बार अनाउंस किया है कि जो भी शिप से कंसाइनमेंट आएंगे 100% उनका कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा कि क्या चीज यहाँ आ रही है क्या चीज नहीं आ रही है। वो जो भी कुछ शिप के अंदर रखा हुआ है वो ऑफलोड हो जाएगा यहाँ। मतलब पहले ये था कि शिप के अंदर ही जो है वो इंस्पेक्शन होता था और जो चीजें ऐसी समझ में आती थी कि ये मशकूक है या कुछ है तो उसको शिप में ही छोड़ दिया जाता था, उसको नहीं किया, मतलब उसको ऑफलोड नहीं किया। तो इंडिया को ये कहना है कि हो सकता है कि उसमें हथियार भेज रहे हो सकता है कि कुछ इलीगल सामान भेज रहे हो या कुछ कर रहे हो। तो ये इंडिया का है। 2004 में जो है, ये भी मैं बता दूं सामने को कि 2004 में इंडिया ने जो है हाई सीज में एक पाकिस्तानी वेसल्स को शायद पकड़ा था, जो कि जिसमें हथियार जो है वो बांग्लादेश जा रहा था, जो कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के टेररिस्ट को या उनके लिए वो था। तो इंडिया को यही खतरा है कि शायद कहीं मतलब ये इस तरह का काम जो है वो नहीं करे। अच्छा, शेख हसीना वाले मामले में क्या, मोहम्मद यूनुस जो है वो थोड़ा सा और मतलब कई किस्म की एक्टिविटीज। जी, मामला ये है कि यूनुस सरकार के 100 दिन मुकम्मल हो गए और वो टीवी पर बाकायदा आए थे और उन्होंने अपनी जो है वो मतलब ये कि उपलब्धियां गिनाई हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ऐसे था और ये था, हमने इसको ऐसे कर दिया और वो कर दिया। तो ये सब तो कहानी उनकी चली ही थी, लेकिन उसी चलने में उन्होंने कहा कि हमने मतलब यूनुस सरकार ने जो है बाकायदा इंडिया से कहा है कि अब हमारे मुजरिम को आप भेज दीजिए वापस यहाँ बांग्लादेश में, हम इनको ट्रायल करेंगे। और उनको फिर से इस बार जो इस टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अब वो जो शेख हसीना है वो अभी तक अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कह रही हैं और वो अपने आप को वहां से एक्टिविटी जो है वो इंडिया में बैठ करके एंटी बांग्लादेश एक्टिविटी या मतलब वो कर रही हैं। तो उन्होंने इंडिया को फिर से कहा, पहले तो कहा ही था, उन्होंने टेलीफोन पे बात की थी मोदी साहब से, इस बार वो टीवी पे वहां पे बोले कि मैंने इंडिया को कहा है कि वो उनको जो है वो बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने का मतलब वो नहीं दे। अभी इसी हवाले से एक और मतलब जो खबर है जो कि वहां पे बात चल रही है कि अवामी लीग पार्टी को बैन करने के लिए, क्योंकि इन्हें तो इलेक्शन कराना ही कराना है, नई गवर्नमेंट आएगी और उसमें जो भी होंगे, यूनिस साहब तो नहीं होंगे लेकिन जो भी बन के आएंगे। तो जो दूसरी ग्रुप है वहां पे इस्लामिक ग्रुप और बीएनपी ग्रुप वगैरह जो है वो कह रही है कि जैसे बीएनपी को उन्होंने बैन कर दिया था, जमात इस्लामी को बैन कर दिया था, उसी तरह से अवामी लीग को बैन करे। लेकिन वहां जो है वो मुख्तलिफ ख्याल चल रहा है। उन्होंने ये कहा कि अवामी लीग जो है वो कंटेस्ट कर सकती है एज अ पॉलिटिकल पार्टी और वो इलेक्शन लड़ सकती है, लेकिन शेख हसीना नहीं लड़ेंगी इलेक्शन क्योंकि वो मुजरिम है और वो अपना जो भी लीडर बनाए, जो भी पार्टी के कैंडिडेट को खड़ा करे, वो इलेक्शन में लड़ सकते। यही खबर है वहां से। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं जब ये आप बता रहे थे बांग्लादेश के वाकयात, तो उसमें मैं एक शायद ये नतीजा सही हो या गलत हो, हमें आपको याद है कि जब शेख हसीना ने इलेक्शन आखिरी कराया जिसमें वो बाकायदा चौथी बार जीत करके आई, तो उसमें भारत ने उन्हें काफी सपोर्ट किया था। और उससे पहले शेख हसीना ये इल्जाम लगा चुकी थी कि अमेरिका अपने तरीके से मुझे चलाना चाहता था और अमेरिका एक जजीरा, एक आइलैंड अपने कब्जे में लेना चाहता था। तो उस वक्त ये महसूस हो रहा था कि बांग्लादेश के मामले में भारत और अमेरिका एक पेज पर नहीं है। आखिरकार अमेरिका की कोशिश के नतीजे में वहां तख्ता पलट भी हो गया, लेकिन इतनी भी खैरियत रखी कि बांग्लादेश का हवाई जहाज उड़ के दिल्ली तक आता है उन्हें छोड़ने के लिए, और उनके जो फौज के जो सरबराह थे वो इनके कुछ रिश्तेदार भी लगते थे। तो यहां तक तो बात पहुंच गई, लेकिन अब आने वाले वक्त में भी क्या अमेरिका और भारत बांग्लादेश के बारे में अलग अलग सोचते रहेंगे? ये बहुत ही बड़ा सवाल है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो ये खबर और भी रह गई, जी बताइए क्या है? जी, ये खबर है श्रीलंका से, और श्रीलंका के जो मतलब अभी जो प्रेसिडेंट बने हैं अनुरा कुमार दिसानायके, एकेडी जिनको कहते हैं, इनकी खबर यह है कि ये पहला इलेक्शन जीतने के बाद पहला विजिट, सारे जो इंडिया के नेबर्स हैं वो पहला विजिट, अभी पिछली बार हम लोगों ने ओली साहब के बारे में जिक्र किया था कि जो कि चाइना जा रहे थे,
तो उन्होंने तो ये कहा कि हमें जो है वो इनविटेशन ही नहीं मिला। इनको इनविटेशन पहुंच चुका इंडिया की तरफ से, और ये 15 दिसंबर के आसपास जो है तैयारी चल रही है कि वो दिल्ली आ रहे हैं। और दिल्ली में जो बायलैटरल डायलॉग्स होते हैं वो बायलैटरल डायलॉग्स बाकायदा होंगे उनके। अब यहाँ पे जो है वो गौरतलब बात ये है कि जो AKD है अरुणा दिशकनाय, ये कहने के लिए जो है ये जब इलेक्शन लड़ रहे थे और जब इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो ये एंटी इंडिया कैंपेन कर रहे हैं वहां पे। और उन्होंने ये कहा था कि अगर हम इलेक्ट हो जाएंगे तो जितनी भी संधियां हुई हैं, मतलब वो रनिल विक्रमसिंघे से और इंडिया के साथ, जब वो प्राइम मिनिस्टर वो प्रेसिडेंट थे रनिल विक्रमसिंघे, उन सबको हम रिव्यू करेंगे और जो भी मतलब ट्रीटी हुई है जो कि इंडिया के बांग्लादेश के खिलाफ है, उसको हम जो है मतलब स्क्रैप कर देंगे। उसमें जो एक मेजर मतलब ट्रीटी थी वो थी अडानी की ग्रीन प्रोजेक्ट, जिसमें वो विंड मिल लगा करके नदर्न श्रीलंका में वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जनरेट करने के लिए, और वो मोदी साहब के रिकमेंडेशन पे उनको वो प्रोजेक्ट मिल गया था। तो वो काफी जो है चर्चा में था श्रीलंका में। तो जब ये मतलब अरुणा दिशानायके इन्होंने कहा कि हम तो इसको स्क्रैप कर देंगे, इसलिए स्क्रैप कर देंगे कि जो प्रोसीजर है वो नहीं फॉलो हुआ था। इसमें मतलब ये है कि कोई टेंडर ही नहीं निकला, ऐसे ही उन्होंने दे दिया, मोदी साहब ने कह दिया और वहां रनिल विक्रमसिंघे ने तो वो प्रोजेक्ट। तो अब ये देखना ये है कि अभी जो ये आ रहे हैं दिल्ली, तो यहाँ क्या क्या होगा। अब इसमें जो गौरतलब बात ये है कि जब वो राजपक्षे साहब थे और जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था श्रीलंका में, तो इंडिया ने $4 बिलियन प्लेज किया श्रीलंका को उसके इकोनॉमिक से निकालने के लिए। अभी भी आज के डेट में $51 बिलियन का कर्जा है मतलब जो श्रीलंका के ऊपर। तो अब इंडिया के पास जब वो ये आ रहे हैं तो बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी। जो मेन जो चीज है तमिलनाडु जहां से मैं बात कर रहा हूँ, वो फिशरमैन का इशू है। हर वक्त जो है वो यहाँ के फिशरमैन वहां पकड़े जाते हैं, उनको बंद कर दिया जाता है। कभी कभी मोदी साहब फोन करते हैं वहां, और उसके बाद वहां से जो है यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो मोदी साहब को फोन लगाते हैं, मोदी साहब जो है वो कोलंबो फोन लगाते हैं, और तब जाके वो फिशरमैन छूटते हैं। तो ये तो मतलब वो तो एक रूटीन किस्म की चीज है, वो अक्सर होती है, पाकिस्तान के साथ भी होती है भारत की। बहरहाल एक चीज बड़ी कॉमन महसूस हुई कि सब मालदीव में भी जो इलेक्शन जीत के आए वो एंटी इंडिया प्लैंक पर आया, और श्रीलंका में भी एंटी इंडिया प्लैंक पर ही जीता है, और बांग्लादेश में भी एंटी इंडिया माहौल बन रहा है। जो यूनुस साहब जो हैं वो भारत को बार बार कुछ चीजें कह रहे हैं, पोक कर रहे हैं। तो ये अवामी जज्बे जो हैं वो इंडिया के खिलाफ। लेकिन इसमें और दिलचस्प बात यह है कि भारत इनकी सरकारों की मजबूरी भी है। जैसे आपने श्रीलंका में कहा कि इतना बड़ा कर्ज हमने दिया हुआ है, दूसरे मालदीव वाले भी एंटी इंडिया नारों पर जीतने के बाद यहां आकर के सब कुछ उन्होंने ताल्लुकात फिर से ठीक कर लिए और फिर भारत से मदद मांग रहे हैं। तो ये अवामी जज्बात जो है वो एंटी इंडिया बनाए गए हैं कई मुल्कों में अपने पड़ोस में। ये एक बुरी बात है, भारत के लिए अच्छी नहीं है। ये क्यों है, वहां के सियासी लोगों के लिए जरूरत है, मजबूरी है, क्या है, ये तो आगे कभी अगर चर्चा होगी इस पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए शुक्रगुजार हैं। आपको अब मैं अपने देखने वालों से कहना चाहता हूं, आपको कैसा वीडियो लगा। इतनी इंफॉर्मेशन एक ही प्रोग्राम में मुख्तलिफ मुल्कों की आप अपने कमेंट जरूर लिखिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।